लेकिन इस चमत्कार के साथ तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हें ही तय करना होगा। जो आज्ञा माता। माता रानी की जय। हेमा माँ दुर्गा में बहुत विश्वास रखती थी। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, पर उसकी सास स्वभाव की बहुत कंजूस थी। वो अपने लिए तो जी खोलकर खर्च करती, पर कभी भी कोई दान पुण्य नहीं करती थी। अगर हेमा किसी को कुछ देने लगे तो उस पर चिल्ला पड़ती थी, सेब ले लो, सेब मीठे मीठे लाल रसीले सेब ले लो। ओ सेब वाले भैया, ये सेब कैसे लगाए? हेमा बहू, ये हाथ में क्या है? माँ जी, वो मैंने अपने लिए 2 रोटी बनाई थी, पर मुझे भूख नहीं है, इसीलिए 1 रोटी इन बूढ़े बाबा को दे रही थी। वो बहुत भूखे दिखाई दे रहे हैं। चुपचाप रोटी को अंदर लेकर जाओ। आटा इतना सस्ता नहीं है जो भिखारियों को बांटते फिरो। अभी नहीं खानी तो रात में खा लेना गरम करके। पैसों की बचत करना सीखो। ये नहीं कि हमारा हाथ खुला हुआ है, हमारे पास अच्छे पैसे हैं तो हम उसको उजाड़ दें। ला भैया, 2 किलो सेब तोल दे। वैसे तू 100 रुपए महंगे लगा रहा है। चल कोई नहीं। ये लो अम्मा जी। कभी कभी हेमा का मन बहुत दुखी होता था, क्योंकि घर में पैसे होने के बावजूद भी वो किसी की सहायता नहीं कर पाती थी। माँ, आपको पता है आज एक नया ग्राहक जुड़ा है। बहुत अच्छी कमाई होगी इन सर्दियों के सीजन में। उस ग्राहक को हमारी फैक्ट्री के स्वेटर बहुत पसंद आए हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है सुमित बेटा, बस तू ऐसे ही खूब पैसे कमाता जा। घर में पैसे जुड़े होते हैं तो किसी बात की कोई परेशानी नहीं होती, बस काम अच्छा चलता रहना चाहिए। सुमित का काम अच्छा चल रहा था, कमाई भी बहुत अच्छी हो रही थी। एक दिन हेमा की सास आंगन में बैठी अपने पर्स में से नोट गिन रही थी, पर वो बार बार गिनती भूल जाती। एक साधु बाबा द्वार पर बहुत देर से खड़े भिक्षा मांग रहे थे। ये नोट गिनते गिनते तंग आ गई। ये नोट है या मुसीबत? गिनती ही ठीक नहीं हो रही, ज्यादा पैसा होना भी मुसीबत ही है। माई, बाबा को कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। अरे बाबा, मैं पहले ही इन रुपयों से परेशान हूँ, ऊपर से तुम परेशान कर रहे हो। जब तक ये नोट मेरे हाथ में है तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जाओ यहाँ से। तुम पैसों से इतनी परेशान हो, एक भूखे को भोजन देने का भी समय नहीं है। भाई, अगर तुम इन रुपयों से इतनी परेशान हो तो ईश्वर करे तुम्हारी ये परेशानी जल्दी दूर हो जाए, फिर तुम किसी भूखे को खाली हाथ मत लौटाना। हेमा की सास का ध्यान अभी भी नोट गिनने में ही था। वो गुस्से से झुंझला रही थी और उसने देखा कि जब वो नोट नहीं गिन पा रही है, इतनी देर में साधु बाबा भी भूखे द्वार से लौट चुके थे। हेमा उस समय घर पर नहीं थी, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। सुमित शाम को घर लौटता है तो उसका मन उदास था। क्या हुआ? आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। मैंने बताया था ना, जो नया ग्राहक जुड़ा है, जिसने फैक्ट्री में स्वेटर का ऑर्डर लिखवाया था, अचानक उसने मना कर दिया है। मेरा बहुत नुकसान हो गया। मैंने तो माल बनवाना शुरू भी कर दिया था, पर उस ग्राहक को विदेश जाना पड़ा। आज ही उसका फोन आया है, वो माल बनवाने को मना कर रहा है। कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ये नहीं तो कोई और ग्राहक आ जाएगा। आप बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। पर ऐसा नहीं हुआ। सुमित की फैक्ट्री में माल पड़ा रहा, पर एक भी ग्राहक ने माल नहीं खरीदा। धीरे धीरे सुमित का सारा काम ठप हो गया और वो कर्जे में डूब गया। घर में पैसों की तंगी आ गई। हेमा और उसकी सास दोनों के सारे गहने बिक गए, मकान गिरवी रखना पड़ा, फैक्ट्री को ताला लग गया और वो लोग बहुत गरीब हो गए। एक दिन हेमा घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी वही साधु बाबा फिर से आए। क्या हुआ? आज भी मैं यहाँ से भूखा जाऊंगा? हेमा की सास देखती है ये तो वही बाबा है जो कुछ दिन पहले उसके घर से भूखे गए थे। हेमा की सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। पहले मेरे घर में रुपया पैसा सब कुछ था, मैं तब भी आपको भूखे पेट भेज रही थी। आज मेरे घर में अन्न का दाना नहीं है, इसलिए मैं आज भी आपको द्वार से भूखा भेजने पर मजबूर हूँ। मुझे माफ करना बाबा, अब हम पहले जैसे धनवान नहीं रहे, हम बहुत गरीब हो गए हैं। रुकिए बाबा, ये रोटी और चटनी आप खा लो। बेटी, तुमने मुझे अपने हिस्से का भोजन दे दिया और तुम भूखी रहोगी। बाबा, मैं भूखी कहाँ हूँ? मैंने माँ दुर्गा का नाम लेकर उनके प्रसाद की मिश्री खा ली, मेरा तो उसी से पेट भर गया। जीती रहो बेटी, तुम माँ दुर्गा की सच्ची भक्त हो। घर में ये परेशानियाँ इसीलिए आई हैं क्योंकि तुम्हारे घर से कभी भी किसी गरीब और बेसहारा को दान पुण्य नहीं हुआ था। तुम माँ दुर्गा के नहीं, तुम्हारी सारी कमी मैं पूरी कर दूंगा। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए शहर से क्या लाया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। इतना सुंदर हार तो मैंने कभी भी नहीं देखा। अच्छा तो पहन कर दिखाओ। अब तो रोजाना ही ऐसा होने लगा। सुमन अब बहुत ज्यादा खुल गई थी। वो अक्सर ही घर से बाहर रहती थी। महेश फोन करता तो भी वो फोन काट देती। एक दिन जानकी दास घर पर नहीं था। सुमन ने रोशन को पीछे से घर बुला लिया। आज तुम्हारा बुढ़ा ससुर घर पर नहीं है क्या? कहाँ भेज दिया उसे? कहीं ऊपर तो नहीं भेज दिया है? इतनी अच्छी किस्मत नहीं है मेरी।
अपने भाई से मिलने गए हैं। बोल रहे थे शाम तक लौटेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि आज तुम्हें ही घर पर बुला लेती हूँ। इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। चलो फिर बोतल खोलते हैं, मैं मुर्गा भी लाया हूँ। मैंने कब से मुर्गा नहीं खाया, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। तुम बैठो, मैं अभी ग्लास और प्लेट लेकर आती हूँ। रोशन और सुमन उस दिन खूब शराब पीते हैं। दोनों नशे की हालत में बिस्तर पर लेटे हुए थे। तभी जानकी दास आ जाता है और दोनों को उस हालत में पकड़ लेता है। ये सब क्या हो रहा है सुमन बहू? तुम महेश की पीठ पीछे ये सब कर्म कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम शादीशुदा औरत होकर एक पराये मर्द के साथ इस हालत में। इस लड़के को कहो अभी निकल जाए इस घर से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं चाहता इस चार दीवारी के बाहर कोई बात जाए, नहीं तो मेरे बेटे की कितनी बदनामी होगी ये तुम नहीं जानती हो। बेचारा मेरा बच्चा शहर में खून पसीना बहाकर मेहनत करके 4 रोटी के लिए पैसे कमा रहा है, और तुम यहाँ उसके पीठ पीछे। छी, मुझे तो शर्म आती है। रोशन वहाँ से चुपचाप चला जाता है। मुझे माफ कर दो बाबूजी, मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। मैं वादा करती हूँ, मुझसे गलती हो गई। आप महेश को कुछ मत बताना, मैं उस लड़के से कभी नहीं मिलूंगी। सुमन जानकी दास से माफी मांगती है। अपने घर की बदनामी ना हो, इस डर से जानकी दास चुप हो जाता है। एक दिन महेश अचानक घर आता है। जानकी दास उस समय बाजार से कुछ सामान लेने गए हुए थे। सुमन महेश को देखकर रोने लगती है। क्या हुआ सुमन, तुमने मुझे अचानक फोन करके क्यों बुलाया? महेश, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। इतना कहकर सुमन महेश को कुछ बताने लगी, जिसे सुन देखो डब्बों में कुछ बचा है क्या? किशोर और सुमन एक एक कर सारे डब्बे खंगालने लगे। उन्हें एक डब्बे में थोड़े से चने दिखाई दिए और दूसरे डिब्बे में बहुत ही थोड़ी सी सूजी। किशोर ने दुखी मन से कहा, तुम इन्हीं को पकाना शुरू करो, मैं भाग कर जाता हूँ। देखता हूँ कहीं से कोई थोड़े चने और सूजी अगर और दे दे तो काम बन जाएगा। ये कहकर किशोर वहाँ से चला गया। सुमन ने माता रानी का नाम लेकर चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई और जैसे ही उसने चने के डिब्बे से कढ़ाई में चने डालने शुरू किए, चमत्कार ही हो गया। चने के डिब्बे से चने गिरते ही जा रहे थे। चनों से पूरी कढ़ाई भर गई थी, लेकिन चने थे कि डिब्बे से निकलते ही जा रहे थे। सुमन ये देखकर हैरान थी। उसने मन में कहा, हे माता रानी, मुझे पता है कि ये आपने ही किया है। अब जब तक चने बनते हैं, मैं दूसरी कढ़ाई में सूजी भुननी शुरू कर देती हूँ। जैसे ही दूसरी कढ़ाई में सूजी डालने के लिए सुमन ने सूजी का डिब्बा खोला, तो फिर वैसा ही चमत्कार फिर से हुआ। उस डिब्बे में से ढेर सारी सूजी गिरने, सूजी कढ़ाई में से गिरती ही जा रही थी और डिब्बा खाली ही नहीं हो रहा था। ऐसा ही घी, तेल और आटे के डिब्बे के साथ भी हुआ। थोड़ी देर बाद सुमन ने कढ़ाई भर के चने, हलवा और पूड़ी बना दी। तब तक किशोर भी आ गया, लेकिन जैसे ही किशोर ने वो सब देखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सुमन, ये सब कैसे? बताती हूँ। पहले आप मेरे साथ कन्याओं को भोजन करवाइए। सुमन और किशोर ने पूरी श्रद्धा के साथ कन्याओं का पूजन किया और फिर उन्हें भोजन कराया। और जब सारी कन्याओं ने भोजन कर लिया, तो उसमें से एक कन्या उठी और देखते ही देखते माँ दुर्गा के साक्षात रूप में बदल गई और बाकी की 8 कन्याएं भी उन्हीं में समा गई। ये देखकर सुमन और किशोर दोनों हाथ जोड़कर रोने लगे। माते धन्य हो गए हम दोनों, आपके साक्षात दर्शन पाकर हमारा तो जीवन ही तर गया मैया। मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने गरीबी और परेशानी में भी मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम दोनों उस पर खरे उतरे। माँ, वो चमत्कार वो आपने ही किया था ना? हाँ पुत्री, और अब वो चमत्कार सदा के लिए तुम्हारे साथ है। तुम्हारे बर्तन कभी खाली नहीं होंगे। एक स्टॉल भी लगाने को मिलेगा। मंगल राम चाट भंडार बाजार, वहाँ तो बड़े बड़े लोग आते हैं चाट खाने के लिए। अरे तभी तो कह रहा हूँ, अगर जीत गए तो रोज की अच्छी खासी कमाई होगी और 5 लाख मिलेंगे वो अलग। मंगल राम चाट भंडार कोई ऐसी वैसी जगह नहीं थी, बल्कि शहर का फेमस चाट बाजार था, जहाँ शहर के बड़े बड़े लोग चाट खाने आते थे और कई टूरिस्ट भी वहाँ आते थे। उस बाजार में चाट लगाने वालों की अच्छी खासी कमाई होती थी। लेकिन ये सब बातें जानते हुए भी दिनेश उस प्रतियोगिता में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाता। मंगल चाट भंडार है तो मुझे क्या, मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर भोला और राजू उस कंपटीशन के बारे में सुनकर आपस में कहते हैं, सुन भोला, इस कंपटीशन को तू जीते या मैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कोई और नहीं जीतना चाहिए। हाँ भाई, बस एक उस दिनेश का ही डर था, लेकिन वो तो हमारी कृपा से फेल हो चुका है, तो अब हम दोनों के अलावा उस कंपटीशन को कोई जीत ही नहीं सकता। अगले दिन हीरो भोला और राजू से मिलने आता है। क्यों भाई, मान गए ना मुझे? आखिर मैंने शराब और जुए की लत लगाकर उस दिनेश के धंधे को चौपट कर ही दिया भैया। तुम्हारे एक बार कहने से ही
तुम्हारे दुश्मन को कैसे ढेर कर दिया मैंने। अगर वो ढेर नहीं होता तो हमारा धंधा आबाद कैसे होता भाई। उसकी पेप्सी पानी पूरी ने तो हम लोगों का धंधा ही चौपट कर दिया था भाई। तभी उनकी ये सारी बातें दिनेश सुन लेता है और अपने किए पर उसको बहुत पछतावा होता है। मैं भी कितना बेवकूफ था जो इन पाखंडियों के झांसे में फंस गया और बर्बाद हो गया। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं इन सबको मजा चखाऊंगा। मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा जरूर लूंगा। यही बात मन में ठाने दिनेश उस चाट प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है और अपनी पेप्सी वाली पानीपुरी की रेसिपी से इस कॉन्टेस्ट को जीत लेता है, जिससे उसे 5 लाख का इनाम मिल जाता है। साथ ही मंगल चाट भंडार में स्टॉल लगाने के लिए जगह भी। इनाम से मिले पैसों से वो अपने बेटे का इलाज करवाता है। बंटू पूरी तरह से ठीक हो जाता है और वो भी दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद करने लगता है। दिनेश की पेप्सी, ओहो बहुत बढ़िया। खुद दोनों ने बढ़िया बढ़िया आलू रख लिए और मुझे ये गले हुए खराब दे दिए। बड़ी चालाक हो आप दोनों तो। अरे मैं भी बैंक में नौकरी करती हूँ, सारा हिसाब किताब मुझे भी पता है। ये आधा आलू खराब है, ये मैं क्यों रखूं? मैं अपना आलू नहीं दूंगी। मैं अभी क्यों दूं? इतनी मुश्किल से संडे आता है। आलू पराठे खाने का ये मौका मैं क्यों छोड़ दूं? आलू तो मैं लेकर ही रहूंगी। देखती हूँ कौन मुझे रोकता है। हे भगवान, मैं मोहल्ले में कहती फिरती हूँ मेरी तीनों बहुएं गऊ हैं, मुंह में जबान नहीं है, तीनों में प्रेम है, पर यहाँ तो एक आलू के लिए महाभारत छिड़ी हुई है। इतनी बड़ी सरकारी नौकरी करने वाली हो तुम, पर लड़ाई बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ती हो। थैले में आलू रखे हैं, उबाल लो जितनी मर्जी। पता नहीं मेरे इस दुनिया से जाने के बाद। आशा के इतना कहते ही तीनों बहुएं उसके मुंह पर हाथ रख देती हैं। माँ जी आज कह दिया, आगे से ना कहना। सॉरी माँ जी, आप ऐसी बातें मत करो। आपके बिना हम तीनों अधूरी हैं माँ जी, आगे से ऐसी बातें मुंह से मत निकालना। फिर क्यों लड़ती हो तुम तीनों? देखो जिस घर में प्यार होता है वहाँ भगवान का वास होता है, इसलिए आपस में प्रेम से रहा करो। आशा देवी अपनी तीनों बहुओं को ऐसी ही प्रेम भरी सीख देती रहती थी। उसके बाद तीनों बहुएं मिलकर एक साथ नाश्ता बनाती हैं। रोजाना की तरह वही खट्टी मीठी नोकझोंक के बीच आशा देवी की बदौलत तीनों बहुओं में आपसी प्यार बना हुआ था। आशा देवी की ननद मनोरमा कुछ दिनों के लिए रहने आ जाती है। मनोरमा स्वभाव से चुगलखोर और झगड़ालू है, पर क्या करे, है तो आशा देवी की ननद ही ना। आशा भाभी कहाँ हो? मैं तो कब की बाल धोकर बैठी हूँ। तुम्हारी बहुएं कहाँ हैं? मुझे चाय नाश्ता कौन सी बहू देगी? जी रुको, मैं तुम्हारे लिए पोहा और चाय बना कर ला रही हूँ। बुआ जी पाए लागू, मैं चलती हूँ, आपको शाम को मिलूंगी। मैं भी चलती हूँ बुआ जी, प्रणाम। ओहो मुझे भी आज लेट हो गया। मधु भाभी रुको, मुझे अपनी स्कूटी पर जरा बस स्टैंड तक छोड़ देना, आज कैब बुक ही नहीं हो रही। ये बढ़िया बात रही, तीनों बहुएं काम पर निकल गयी। नहीं, कैसे आज सुबह साइकिल पंचर मिली। बच्चों की शरारत होगी। अच्छा अब भाया मैं चलता हूँ। मोहन आगे बढ़ जाता है। बड़ा ही मेहनती व्यक्ति मालूम होता है। साइकिल पंचर करने के बावजूद भी आखिर मोहन दूध बेचने पहुंच ही गया। लगता है कुछ और करना पड़ेगा। शाम होने तक मोहन अपना सारा दूध बेचकर गांव वापस लौट जाता है। वह बहुत थका हुआ होता है। बजरंग इस बार भी उसके पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है। अरे भगवान, रामू ने साइकिल ठीक कर दी क्या? अरे आप आ गए? जी हाँ, आज तो ले आई है साइकिल उसने। ठीक है, एक काम करता हूँ, आज मैं साइकिल अंदर कर देता हूँ। क्या पता बच्चों ने शरारत की हो। मोहन अपनी साइकिल अंदर खड़ी कर दरवाजा लगा लेता है, मगर उसके दूध के सभी डिब्बे बाहर थे। बजरंग इसी मौके की तलाश में था। अब देखता हूँ बच्चे, तू शहर दूध कैसे बेचने जाता है। अगली सुबह दूध दुहने के बाद जैसे ही रामू दूध अपने डिब्बे में डालने लगा तो सारा दूध नीचे से बहने लगा। अरे सुनीता देखो, ये दूध बाहर गिर रहा है। इस डब्बे में किसी ने छेद कर दिया है। अरे हाँ, बाकी डिब्बों के नीचे भी बहुत छेद है। किसकी हरकत हो सकती है? पता नहीं, पर मेरे पास एक उपाय है। तुम डब्बे के नीचे एक मोटा कपड़ा बांध दो। न जाने लोग मेरा कब से इंतजार कर रहे होंगे। मुझे दूध बेचने भी तो जाना है। मोहन कपड़े बांधकर डिब्बे में दूध भरकर शहर की ओर चल दिया। मोहन इस बार भी बजरंग डेयरी के सामने से गुजरा। उसे देखकर बजरंग हैरान हो गया। तुम अरे मोहन, तुम यहाँ कैसे आ गए? अरे मेरा मतलब ये है कि तुम्हारे डब्बों में तो छेद था ना। लेकिन ये बात आपको कैसे पता चली? अरे
वो सब छोड़ो। आओ ना, तुम बैठो ना। मोहन को बजरंग के ऊपर थोड़ा शक हुआ, लेकिन वो वहाँ से निकल जाता है। अरे मोहन भाया, ये तुम्हारे डब्बों को क्या हो गया? जी साहब, पता नहीं किसकी शरारत है। कल